तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की जो बैक्टीरियोलॉजी वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बेसिलस एंथ्रेक्स, लेप्रोसी, गैस गैंग्रीन और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक इंपॉर्टेंट वो भी डिस्कस करेंगे। तो अपन अभी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की जो बैक्टीरियोलॉजी वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोका, इस वीडियो में अपन स्टेफाइलोकोकस के बारे में बात करेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव कोका ही है इसमें। तो 2 टाइप के फैमिली है इसमें, माइक्रोकोकेसी फैमिली और एक स्ट्रेप्टोकोकसी फैमिली। ठीक है, माइक्रोकोकसी में स्टेफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकसी में स्ट्रेप्टोकोकस आता है। ठीक है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइक्रोकोकसी और स्ट्रेप्टोकोकसी के लिए अपन कैटलिस्ट टेस्ट करते हैं। तो माइक्रोकोकसी कैटलिस्ट पॉजिटिव और स्ट्रेप्टोकोकसी कैटलिस्ट नेगेटिव। फिर स्टेफाइलोकोकस जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं, माइक्रोकोकस हैं वो टेट्राड और स्ट्रेप्टोकोकस चेन फॉर्म में। ठीक है, फिर स्टेफाइलोकोकस में 2 अपने ऑर्गेनिज्म है। एक तो स्टेफ ऑरियस, 2 टाइप के हैं स्ट्रेन, और एक है कॉन्स मतलब कोक्लियस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। तो जो स्टेफ ऑरियस है वो पैथोजेनिक होते हैं और जो अपने कॉन्स है वो नॉन पैथोजेनिक है, कॉमेंसल होते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, फिर स्टेफ ऑरियस के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टेफ ऑरियस के जो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। कैटलिस पॉजिटिव होता है, कोक्लियस पॉजिटिव, फैकल्टेटिव एनारोब, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर दे आर स्फेरिकल कोकाई अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट आकार में गोल्डन येलो पिगमेंटेशन देते हैं और ब्लड आकार में बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज देते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इट इज़ मोस्ट विरुलेंट स्टेफाइलोकोकाई स्पीसीज प्रोड्यूस वेरियस इन्फेक्शन लोकलाइज्ड पायोजेनिक से लेके लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन तक ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट विरुलेंट स्टेफाइलोकोकाई स्पीसीज में आता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ विरुलेंस फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से ये विरुलेंस होता है इतना ज़्यादा। तो सबसे पहले आता है इसमें कौन कौन से प्रकार के, एक तो सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर होंगे, टॉक्सिन्स हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। तो तीन टाइप के वेरिलेंस फैक्टर्स होते हैं। सेल वॉल एसोसिएटेड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकन। ये अपने ग्राम पॉजिटिव कोका ही है, तो इसमें जो इसकी सेल वॉल है वो थिक रहेगी। तो पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसकी थिक लेयर प्रेजेंट रहती है, तो उस वजह से क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और शेप मेंटेन करके रखता है उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो है वो एडेशन में हेल्प करता है और ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट करता है, जिससे फैगोसाइटोसिस ना हो। फिर अगला आता है क्लम्पिंग फैक्टर। क्लम्पिंग फैक्टर भी एडेशन में हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइड कोग्लेस रिएक्शन। तो स्लाइड कोग्लेस रिएक्शन अपन लैब डायग्नोसिस में पढ़ेंगे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लम्पिंग फैक्टर। फिर जो प्रोटीन ए है, प्रोटीन ए इट इज़ एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, इनिबिट द ऑप्सोनाइजेशन, इंडक्शन ऑफ प्लेटलेट डैमेज। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है और ये क्या कराता है, मीडिएट कोगुलेशन रिएक्शन कराता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन ए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है माइक्रो कैप्सूल। माइक्रो कैप्सूल क्या करता है, इनिबिट द फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स। ये फैगोसाइटोसिस को इनिबिट करता है। तो 5 जो है सेल वॉल के विरुलेंस फैक्टर, पेप्टाइडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, क्लम्पिंग फैक्टर, प्रोटीन ए, माइक्रो कैप्सूल, तो ये याद करना है। फिर नेक्स्ट आता है टॉक्सिन। टॉक्सिन में सबसे पहला टॉक्सिन है हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये चारों प्रकार की हीमोलाइसिन प्रेजेंट होता है। फिर ये क्या, हीमोलाइसिन की वजह से क्या होता है, हीमोलाइसिन की वजह से क्या होता है, दे डैमेज आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, दे आर न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक और डर्मेटोनेक्रोटिक होते हैं। ठीक है, डर्मोनेक्रोटिक रहते हैं। फिर अगला अगला टॉक्सिन आता है ल्यूकोसिडिन। ल्यूकोसिडिन या फिर इसका दूसरा नाम है पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन। ठीक है, फिर ये जो टॉक्सिन है वो हीमोलाइसिन के साथ, गामा हीमोलाइसिन के सिनर्जिस्टिकली मतलब उसके साथ ही काम करता है और डैमेज करता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और मैक्रोफेज को, दोनों साथ में ही काम करेंगे। ठीक है, पीबी टॉक्सिन एक्सप्रेस्ड ऑन एमआरएसए एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये एमआरएसए में भी एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन जो है वो जो गामा हीमोलाइसिन है उसके साथ में काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एपिडर्मोलाइटिक और एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। तो इसमें 2 प्रोटीन होते हैं, ईटीए और ईटीबी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से इन्फेक्शन के लिए, एस मतलब 4S सिंड्रोम, स्टेफाइलोकोकल स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम। ठीक है, फिर इसमें और क्या देखेगा, निकोल्स्की साइन देख सकता है। इसमें निकोल्स्की साइन में क्या होता है, ये ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें कि जो आउटर एपिडर्मल लेयर है वो सेपरेट होने लगती है, तो सेपरेशन ऑफ आउटर एपिडर्मल लेयर, तो निकोल्स्की साइन और 4S सिंड्रोम। फिर सीवियर फॉर्म में न्यूबॉर्न, इसमें सीवियर फॉर्म जो न्यूबॉर्न में सीवियर फॉर्म देखता है वो किसके फॉर्म में दिखता है, रिटर सिंड्रोम। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद करने, एक तो 4S, निकोल्स्की साइन और रिटर सिंड्रोम। ठीक है, तो एपिडर्मोलाइटिक और एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन जो है वो ये कराती 3 चीज़ें। फिर अगला आता है एंटेरोटॉक्सिन। जो एंटेरोटॉक्सिन है वो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर इट इज़ परफॉर्म टॉक्सिन सो दैट इट कैन एक्ट रैपिडली। तो ये परफॉर्म टॉक्सिन रहता है, पहले से ही फूड में प्रेजेंट रहता है, तो जिसके लिए जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है बहुत ज़्यादा ही कम है। जैसे ही तुम फूड खाओगे उससे 1 से 6 घंटे बाद इसका इफेक्ट देखने लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ठीक है, तो ये जो है ये 2 प्रकार का होता है, TSST1, TSST2। ठीक है, TSST2
ठीक है, दोनों जो हैं वो सुपर एंटीजन है, ठीक है। फिर ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता किस वजह से है, तो इसके रिस्क फैक्टर जान लेते हैं। रिस्क फैक्टर में क्या है कि जो अपन इनिशियली क्या होता था, जो जो वुमेन वेजाइनल टैम्पोन यूज़ करती थी उनमें मोस्ट कॉमन था, पर धीरे धीरे ये किस में, मैन में भी और नॉन मैंस्ट्रुएटिंग वुमेन में भी दिखने लगा। तो इनिशियली अपन को वेजाइनल टैम्पोन जो यूज़ करती थी वुमेन उनमें दिखता था, ठीक है। फिर इसके पैथोजेंस में क्या है, जो TSST1 है वो टैम्पोन के थ्रू सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो स्टिमुलेट करेगा टी सेल को, जो टी सेल है वो स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से क्या रिलीज़ करवाएंगे टी सेल, साइटोकाइन रिलीज़ होगा। साइटोकाइन रिलीज़ होगा जिस वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और ये सब होगा। उस वजह से क्या होगा, जो लीड्स टू पोटेंशियली फैटल मल्टी सिस्टम डिसीज़, इससे मल्टी सिस्टम डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर में क्या क्या देखेगा अपन को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में, फीवर, हाइपोटेंशन, वॉमिटिंग, डायरिया, कन्फ्यूज़न, माइल्जिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब देखेगा, ठीक है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी होता है। फिर इसका डायग्नोसिस करते हैं लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट से, और ट्रीटमेंट इसका क्लिंडामाइसिन है। तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये बात देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है अगले विजिलेंस फैक्टर के ग्रुप में, वो है एंजाइम। सबसे पहले आता है कोगलेस, ठीक है। जो स्टेफ ऑरियस रहता है वो कोगलेस एंजाइम रिलीज करता है, जो कि प्रिंसिपल विजिलेंस फैक्टर है। तो जो प्रिंसिपल विजिलेंस फैक्टर है स्टेफ ऑरियस का, वो क्या है अपना कोगलेस एंजाइम, जो क्या कराता है हेल्प करने में, ये जो क्या कर ब्लड को कोगुलेट कराता है बाय एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और ब्लड को कोगुलेट कराएगा, ठीक है। और भी एंजाइम्स है, एक तो है डीएनएज, थर्मोन्यूक्लेज, स्टेफेलोकाइनेज, हाइलोरुनिडेज, लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज। चलो सम अप कर देते हैं विजिलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं। तो तीन थे, सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर, टॉक्सिन और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो सेल वॉल में आता है पेप्टाइडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, क्लम्पिंग फैक्टर, प्रोटीन और माइक्रोकैप्सूल। फिर टॉक्सिन में आता है अपना हीमोलाइसिन, ग्लूकोसिडिन, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में कोगलेज, इरिस्टेबल, थर्मोन्यूक्लेज, डीऑक्सीराइबोस मतलब डीएनएस, स्टेफाइलोकाइनेज और हाइलोनेडेज, लाइपेज, प्रोटीज, ये सब थे इसमें एंजाइम में। फिर चलो नेक्स्ट आता है आप पैथोजेनेसिस, या फिर पैथोजेनेसिस देखते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस सबसे पहले क्या होगा, कोलोनाइजेशन होगा, ठीक है। जहाँ भी, ठीक है, कोलोनाइजेशन कहाँ कहाँ पर होगा, एंटियर्नियर्स, ओरोफेरिंग्स, एक्सिला, पेरिनियल स्किन, इन सब जगह पे ये कोलोनाइज करने लगता है। फिर इसका क्या होगा, इंट्रोडक्शन इनटू द टिश्यू। तो इंट्रोडक्शन टिश्यू में कैसे होगा, कुछ भी एब्रेशन, स्मॉल कट कुछ प्रेजेंट है उस वजह से ये टिश्यू में घुस जाएगा, ठीक है। फिर होगा इन्वेजन। इन्वेजन कैसे होगा, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, हाइलोनेडेज, है ना। ये सब मदद करेंगे बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में और लोकली स्प्रेड होने में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एवेजन ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो अब ये क्या करेगा, एवेड करेगा होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म से, किस किस की वजह से, जैसे कि प्रोटीन ए है उसमें एंटीफेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, मतलब बहुत सारे जो विलेंस फैक्टर है वो बचाएंगे इसको, जो होस्ट है उसके डिफेंस मैकेनिज्म से, और उससे फाइनली क्या हो जाएगा, मेटास्टेटिक स्प्रेड हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये है क्लिनिकल थोड़ा सा पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हेडिंग याद कर लेना, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो ये अलग अलग रीजन पे अलग अलग डिजीज़ कराता है, जैसे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में सबसे पहले कराएगा फॉलिकुलाइटिस, ठीक है। फॉलिकुलाइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाई पस पॉइंट सराउंडेड बाई इंड्यूरेशन एंड एरिथमा। तो देखो ऐसे दिखता है, ये सराउंडेड है एरिथमा से, ठीक है, पस पॉइंट दिख रहा है। फिर फेरंकल कार्बंकल, ये नाम याद कर लो। एब्सेस होता है, एब्सेस में क्या, कलेक्शन ऑफ पस अपीयर पेनफुल एंड स्वॉलन सराउंडेड बाई इरिथमा। तो ये एब्सेस का डायग्राम है, और ये है इसका फॉलिकुलाइटिस का। तो यहाँ पर ये रप्चर हो चुकी है एब्सेस, और ये स्वॉलन दिखती है, ठीक है। फिर इम्पिडिको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वो है डिसीज़ है। इट मेनली ऑकर्स इन चिल्ड्रन, यूजुअली अपीयर एज रेड सोर्स ऑन द फेस दैट बर्स्ट एंड डेवलप इनटू हनीकॉम्ब क्रस्ट, ठीक है। तो ये स्टेफाइलोकोकस भी कराता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी कराता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कराता है मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन में, इसमें सेप्टिक अर्थराइटिस याद कर लेना, ऑस्टियोमाइलिटिस कर लेना, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इंपॉर्टेंट है, एम्पाइमा एंड न्यूमोथेरेक्स। तो ये नाम बस याद रख लेना कि नाम अपन लिख सके कौन कौन सी ये डिजीज़ करता है। फिर बैक्टीरिया में इट्स कॉम्प्लिकेशन में सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक होता ही है, ठीक है। फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस कराएगा, और नोसोकोमियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, और इंट्रावीनस ड्रग यूज एसोसिएटेड एंडोकार्डाइटिस। तो ये चारों एंडोकार्डाइटिस के नाम याद होने चाहिए, नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, इंट्रावीनस ड्रग यूज एसोसिएटेड एंडोकार्डाइटिस, नोसोकोमियल एंडोकार्डाइटिस। तो कौन कौन से एंडोकार्डाइटिस कराता है, ये इंपॉर्टेंट है। कराता है यूटीआई में स्टेफाइलोकोकल यूटीआई एंड पाइलोनेफ्राइटिस कराता है, ठीक है। फिर टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेस में स्टेफ वेरियस कॉज फॉलोइंग टॉक्सिन मीडिएटेड डिसीज, जैसे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम अपन ने डिस्कस किया, फूड पॉइजनिंग कराता है, और फिर वो 4S सिंड्रोम, स्टेफाइलोकोकल स्केलेटल स्किन सिंड्रोम, ठीक है, ये हो गया। फिर ये कुछ जो डिसीज़ है वो
MRSA के थ्रू कराता है, कम्युनिटी एसोसिएटेड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो मेथिलिन से जो रेजिस्टेंट होता है उसको MRSA बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो नेक्रोटाइजिंग निमोनिया कराता है, सेप्सिस विद वाटर हाउस रेडिएशन सिंड्रोम, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, ठीक है। तो जो जो भी नाम याद हो जाए वो कर लेना, तो ऐसे हेडिंग लिखने में आसानी रहेगी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। कि एक एक स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में 4-5 ये हो गए, मसल एंड मस्कुलर स्केलेटन इन्फेक्शन में ये होगा, ऐसे करके ये लिख देंगे थोड़े बहुत, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कॉलोनाइजेशन है एंटीरियर नियर्स, ओरोफेरिंक्स, वेजाइना, एक्सिला एंड पेरिनियम। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉलोनाइजेशन इसका होता है। फिर नेक्स्ट आता है लैब डायग्नोसिस। तो सैंपल कलेक्शन में अपन पल्स, वॉइंट स्वैब, स्पूटम, यूरिन एंड ब्लड, जहाँ भी जैसी भी प्रकार की डिसीज़ होगी उस हिसाब से अपन सैंपल कलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट स्मेयर माइक्रोस्कोपी। तो उसमें अपन को पल्स सेल विद ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी का जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं उसमें दिखता ही पल्स सेल विद ग्राम पॉजिटिव कोकाइन क्लस्टर, ठीक है। फिर कल्चर मीडिया का क्या था, न्यूट्रिएंट अगर में गोल्डन येलो पिगमेंटेशन दिख रही थी अपन को, ठीक है। और ब्लड अगर में अपन को पिन हेड नैरो जोन बीटा हेमोलिसिस देखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पिन हेड नैरो जोन बीटा हेमोलिसिस, ठीक है। फिर सिलेक्टिव मीडिया कौन कौन से होते हैं, मैनिटोल सॉल्ट अगर, सॉल्ट मिल्क अगर और लुडलेम्स मीडियम, ठीक है। तो ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिएंट अगर में कैसा इसका होगा, येलो पिगमेंट शो करेगा। और ये ब्लड अगर में अपना क्या होगा, पिन हेड नैरो जोन और बीटा हेमोलिसिस। सिलेक्टिव मीडिया मैनिटोल सॉल्ट अगर, सॉल्ट मिल्क अगर और लुडलेम्स मीडियम, ठीक है। फिर बायोकेमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए कैटलिस्ट टेस्ट करते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के लिए करते हैं। तो जो स्टेफाइलोकोकाई होता है वो पॉजिटिव देता है कैटलिस्ट टेस्ट। फिर ऐसा आता है कोगुलेज टेस्ट, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्टेफ के लिए होता है। तो 2 टाइप के होते हैं कोगुलेज टेस्ट, ट्यूब कोगुलेज टेस्ट और स्लाइड कोगुलेज टेस्ट। तो ट्यूब कोगुलेज टेस्ट होता है वो क्या करता है, जो फ्री फॉर्म में कोगुलेज रहता है उसको डिटेक्ट करता है, जबकि जो स्लाइड कोगुलेज रहता है वो बाउंड कोगुलेज को करता है, जिसकी मदद से क्लम्पिंग फैक्टर जो होता है वो उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है कि तो इसमें कॉलोनी को एमल्सीफाई करेंगे प्लाज्मा टेस्ट ट्यूब में और इंक्यूबेट करके रखेंगे 4 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में। तो जो पॉजिटिव टेस्ट होगा उसमें क्लॉट फॉर्मेशन अपन को दिखेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब देखो, इसमें एक क्लॉट फॉर्मेशन दिख रहा है, जबकि ये इसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं है, तो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, कॉलोनी को एमल्सीफाई करेंगे, ठीक है, विद अ ड्रॉप ऑफ सेलाइन ऑन स्लाइड टू फॉर्म मिल्की वाइट सस्पेंशन। तो अपन स्लाइड में उसको रखेंगे, है ना, और मिल्की वाइट सस्पेंशन बनने देंगे। जो पॉजिटिव टेस्ट होगा उसमें अपन को क्लम्स दिखेंगे, क्लम्स, ठीक है। तो देखो इसमें, तो ये पॉजिटिव में यहाँ क्लम्स दिख रहे हैं, इसमें नेगेटिव में क्लम्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के टेस्ट है, ट्यूब कोगुलेज टेस्ट और स्लाइड कोगुलेज टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीन ए डिटेक्शन। इट इज डिटेक्टेड बाय लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। ये भी अपन ने ऊपर देखा था प्रोटीन ए, ठीक है। तो इसको लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट से अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टेफ ऑरियस और कॉन्स में। तो ये स्टेफ ऑरियस से प्रेजेंट रहता है, कॉन्स में नहीं रहता है। और इट इज रैपिड टेस्ट है, 5 मिनट में अपन इसको पता कर सकते हैं। फिर आता है टाइपिंग ऑफ स्टेफ ऑरियस। नेक्स्ट है टाइपिंग ऑफ स्टेफ ऑरियस। तो इसको बैक्टीरियोफेज टाइपिंग या फिर फेज टाइपिंग बोलते हैं, पैटर्न मेथड से करते हैं। तो जो इसका मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद आउटब्रेक होता है, कौन सा टाइप होता है, वो 80-81 होता है, ठीक है। PCR, RFLP, राइबोटाइपिंग, इससे भी अपन टाइपिंग कर सकते हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में जो पेनिसिलिन से सेंसिटिव है उनके लिए तो पेनिसिलिन जी ही है, ठीक है। फिर MSS मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ ऑरियस, उसमें अपन नेफिसिलिन और क्लोक्सासिलिन देंगे। MRSA में वैनकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल थेरेपी में वैनकोमाइसिन विद और विदाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड देते हैं। एम्पेरिकल थेरेपी मतलब अभी अपन को पता नहीं चला है कि इसका इन्फेक्शन है, तो अपन दे देते हैं वैनकोमाइसिन, ठीक है। फिर ओरल थेरेपी फॉर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, वो है मेथिलिन सेंसिटिव के लिए अपना है डॉक्सीसाइक्लिन, डाइक्लॉक्सासिलिन और सिफेलेक्सिन। और MRSA के लिए है क्लिंडामाइसिन और उसका अल्टरनेटिव है कॉट्रिमोक्साजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, लिनासोलिड, ठीक है। मोटा मोटा अपन को याद करना है कि जो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होगा पेनिसिलिन जी देंगे और MRSA के लिए वैनकोमाइसिन देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे MRSA और VRSA, ठीक है। फिर उसको खत्म करके आगे चलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस में, ठीक है।